नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हितेश और स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आप स्पेशल बीएड कर रहे हैं उसका जो फोर्थ पेपर है उसके दो पार्ट है, पार्ट वन और पार्ट बी। तो जो फोर्थ ए है आपका पेपर साइको सोशल एंड फैमिली इश्यूज का जो पेपर है उसका एक बार सिलेबस रिवाइज करेंगे, कुछ मेन टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान दोस्तों बांटने से ही बढ़ता। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने नोट्स के ऊपर। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आप सबसे पहले अपना जो सिलेबस है वो आपकी नज़रों के सामने खोल के बैठ जाइए और हम टॉपिक वाइज नोट्स को, जो टॉपिक है उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो आपकी यूनिट 1 है, साइको सोशल एंड फैमिली इश्यूज़ का जो पेपर है, उसमें जो पहली यूनिट है फैमिली की, और उसमें पहला ही टॉपिक है फैमिली कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फैमिली के बारे में। फैमिली होती क्या है? तो दोस्तों, जो फैमिली होती है, परिवार होता है, वो समाज की सबसे छोटी इकाई होती है जिसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो होता है कि जहाँ दो जेंडर, जहाँ यानी दो व्यक्ति, स्त्री और पुरुष रहते हैं, उनके बच्चे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, उनके साथ माता पिता रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं, मतलब काफ़ी कंडीशन हो सकती हैं। बट जो मेन ये है, जहाँ दो लिंग के व्यक्ति रहते हैं और आपसी संबंध के द्वारा रहते हैं। संबंध इन द सेंस, जो इसकी परिभाषा जो होती है इसमें आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अगर हम इसकी परिभाषाओं की बात करते हैं तो जैसे मैकाइवर ने लिखा है कि ऐसा समूह है परिवार जिसमें यौन संबंध स्थापित करते हुए बच्चे पैदा करना और उनका लालन पालन शामिल होता है। यानी जो बेसिक चीज़ है वो यही होती है, जहाँ दो जेंडर के मनुष्य रहते हैं और उनके बीच में शारीरिक या फिर यौन संबंध, अगर अप्रोप्रिएट टर्म कहें तो ये हो, और फिर बच्चे पैदा करना, उनका पालन पोषण करना, इस प्रकार का जो टर्म होता है उसको कहीं ना कहीं फैमिली बोल देते हैं लेमन लैंग्वेज में। बाकी आप अगर परिभाषा, एक्यूरेट परिभाषा याद रखना चाहते हैं तो काफ़ी जो लोग थे, जैसे मैकाइवर था, ये बीजिंग एंड लोके था, इन्होंने विधि, उसके बाद काफ़ी और भी जो लोग हैं उन्होंने इसकी परिवार को परिभाषित किया है। तो परिवार का बेसिक अर्थ आप समझ सकते हैं। दूसरा जो आपका कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है इसकी विशेषताएं क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स दोस्तों यही होती हैं कि इसमें विवाह संबंध होता है। अगर सामान्यतः परिवार की बात करें, समाज में अगर परिवार को अगर देखा जाता है तो उसी को माना जाता है जिसकी शादी हुई होती है, विवाह हुआ होता है। तो जिनका कोई विवाह होता है, वंश का नाम होता है, वंश नाम होता है। आप जैसे आपको पता होगा, आपका कुछ गोत्र वगैरह होता है, वंशज होते हैं, वो सब परिवार के ही वो है। एक इकोनॉमिकल वो होता है कि भाई जो परिवार है उसका आर्थिक खर्च कैसे होगा, उसकी सब वो होते हैं। अपने आप प्लान होता है कि भाई इनकम का सोर्स क्या है, कहाँ से इस परिवार का गुजारा होगा। फिर ये जैसे आप पढ़ सकते हैं, भावनात्मक आधार भी होता है, रचनात्मक निश्चित एक आकार होता है, इमोशनल स्ट्रक्चर होता है, सोशल स्ट्रक्चर होता है, और एक मतलब एक घर भी होता है जहाँ पे लोग रहते हैं। उसको कुल मिला के सभी चीज़ें में होती हैं, ये परिवार की विशेषताएं होती हैं। अगर आपसे नॉर्मल कोई पूछता है आपका परिवार, घर परिवार कहाँ है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप इनके ऊपर विचार करेंगे तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आपका घर भी होता है, इनकम सोर्स भी होता है, माता पिता यानी दो स्त्री पुरुष होते हैं, विवाह के द्वारा एक जगह पे रहते हैं, उनके बच्चे होते हैं, ये सारी चीज़ें परिवार में आ जाती हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फैमिली की, जो आपका ये यूनिट फर्स्ट का सेकंड टॉपिक है, टाइप्स ऑफ फैमिली। इसकी बात अब कर लेते हैं। दोस्तों, परिवार के अगर
भेद देखें, प्रकार देखें, टाइप्स ऑफ फैमिली देखें तो ये कुछ इस प्रकार होते हैं। सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली होते हैं। इसके अलावा भी अगर मान लीजिए कहीं कुछ अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिवारों में बांट रखा है, मुख्यतः यही पढ़ते हैं अपन। न्यूक्लियर फैमिली में वो होते हैं जो एकल परिवार होता है, जिसमें ये एक समान घर में वे दंपति रहते हैं जिनके बच्चे भी उनके साथ हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो सिंगल फैमिली होती हैं उनको न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। जॉइंट फैमिली वो होती है जिसमें चाचा ताऊ, जो पिताजी होते हैं, दादा दादी, पिताजी, पिताजी के भाई, चाचा ताऊ, आपके जो चाचा ताऊ लगेंगे उनके बच्चे, सभी एक जगह ही रहें, मतलब कॉमन रसोई रहती है जिनकी, उसको संयुक्त जॉइंट फैमिली बोल देते हैं। बाकी आप इतने पढ़े लिखे, आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक्सटेंडेड फैमिली वो होता है जैसे आपका घर यहाँ है, आपके एक घर छोड़ के आपकी बुआ जी का घर है, जो मतलब ऐसे आसपास रहते हैं उनको एक्सटेंडेड फैमिली बोल देते हैं, मतलब आसपास ही सभी रहते हों, एक्सटेंडेड फैमिली कहलाती है। फिर अगर बात करें पॉइंट यूनिट फेस्ट का, जो तीसरा टॉपिक है, रिएक्शन एंड इम्पैक्ट ऑफ डिसेबिलिटी ऑन फैमिली। इसका मतलब ये है कि जो फैमिली है उसके ऊपर जब कोई बच्चा पैदा हो जाता है फैमिली के अंदर, तो क्या रिएक्शन होता है उस परिवार का उस बच्चे को देखकर, वही सब पूछा गया है। उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, यही हम इस टॉपिक में बात करते हैं। इम्पैक्ट की अगर बात करें, क्या रिएक्शन होता है, सबसे पहले उस बात करते हैं। अगर किसी परिवार में CWSN बच्चा पैदा हो जाता है तो उस परिवार का जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, एक्सप्रेशन होता है, या हम रिएक्शन बोल सकते हैं उसको, वो क्या होता है। तो प्रारंभिक प्रतिक्रिया जो होती है वो ये होती है कि सबसे पहले तो व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है। बाकी आप धीरे धीरे नोट्स को पढ़ सकते हैं, जो स्पीड है वीडियो की वो कम करके आप नोट्स को भी पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा, जो टू द पॉइंट होगा और आपके समझ में आ जाएगा। आप जो आपके एग्ज़ाम है उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जो मेन बात है ये है कि सबसे पहले व्यक्ति इस सिचुएशन में जब आता है तो व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है इस प्रकार की सिचुएशन में आते ही। फिर वही है, धीरे धीरे डर, चिंता, गुस्सा, निराशा, झगड़े, लड़ाई, ये परिवार में ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। जो परिवार का माहौल है, इन्वायरमेंट है, वो बहुत ख़राब होने लग जाता है धीरे धीरे। हालांकि बाद में स्टार्टिंग में रिएक्शन यही होती हैं, बाद में धीरे धीरे रिएक्शन बदलते भी हैं। समाज के जो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उनका एटीट्यूड भी चेंज हो जाता है। काफ़ी समस्याओं का सामना परिवार को करना पड़ता है। बाकी आप नोट्स को पढ़ के बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। बाकी अगर जो प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शन होते हैं, उसको अगर पॉइंट्स में समझें, ये कॉमन पॉइंट्स हैं। जैसे अगर किसी परिवार में, सॉरी दोस्तों एक सेकेंड, हाँ, अगर किसी परिवार में विकलांग बच्चा पैदा हो जाता है तो सबसे पहले जो फैमिली हो डिस्टर्ब हो जाती है, शॉक्ड हो जाती है कि हाँ ये हुआ कैसे, कैसे हो सकता है। फिर जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आती है कि जो एक्चुअल कंडीशन है बच्चे की, उसको फैमिली वाले मानते नहीं हैं, उसको मना करते हैं, इनकार कर देते हैं कि नहीं, हमारा जो बच्चा है वो ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब जो कंडीशन उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो स्टेज आती है फिर उसमें बार्गेनिंग वगैरह, मतलब परिवार में लड़ाई झगड़े, बहस होने लगती है कि ये आपकी वजह से ऐसा हुआ है। वाइफ कहती है हस्बैंड को, हस्बैंड कहता है वाइफ को, या फिर और कोई भी काफ़ी कारण हो सकते हैं जिनके कारण परिवार में ऐसी चीज़ें शुरू हो जाती है। फिर वही है, बहस होती है, फिर गुस्सा, लड़ाई, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर टेंशन के कारण जो है घर वाले डिप्रेशन में, मतलब सोचने लग जाते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, बहुत सारी चीज़ें माइंड में आने लग जाती हैं। सारी चीज़ों के बाद जब बेसिकली यही होता है, जब टाइम निकल जाता है, जो अर्ली इंटरवेंशन का या जो प्रारंभिक टाइम होता है जब बच्चे का
बच्चे की कंडीशन में सुधार कर सकते हैं। वो जब टाइम निकल जाता है तो धीरे धीरे एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ अब जो है वो हमारा ही है, अब इसको कैसे बेटर किया जाए, कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसके ऊपर ध्यान देते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेज आती है जब एक्सेप्ट कर लेते हैं धीरे धीरे, फिर उसके साथ एडजस्टमेंट करते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट की कोशिश करते हैं, और सामान्यतः तब तक देर हो चुकी होती है। तो जो रिएक्शंस थे वो यही हैं। फिर आता है क्या इम्पैक्ट, क्या प्रभाव क्या पड़ता है फैमिली के ऊपर। तो इसको हम समझेंगे 3 पार्ट्स में, जो न्यूक्लियर फैमिली थी और जॉइंट फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली थी। इन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में लेके हम देखेंगे कि डिसेबिलिटी का क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लाभ और हानि दोनों ही हैं। तो सबसे पहले जो न्यूक्लियर फैमिली थी, एकाकी परिवार जो होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं डिसेबिलिटी के एस्पेक्ट में। तो इसके लाभ ये हैं कि अगर सिंगल फैमिली है तो जो बच्चा होता है उसको व्यक्तिगत देखभाल मिल जाती है, बाकी उसका जो रिहेबिलिटेशन है वो भी अच्छे से हो जाता है, अर्ली इंटरवेंशन में भी काफ़ी मदद मिलती है। इसमें हानि भी हैं कुछ। हानि ये है कि जो पेरेंट्स होते हैं वर्किंग होते हैं दोनों, तो बच्चे के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, बच्चे का केयर जो है वो अच्छे से नहीं हो पाती। बच्चा क्योंकि अगर मान लीजिए दोनों वर्किंग हैं हस्बैंड एंड वाइफ, तो बच्चे की कहीं ना कहीं इमोशनल सोशल जो काफ़ी जो एरियाज हैं उनमें डेवलपमेंटल डिले आने की शिकायत रहती है। तो कुछ बाकी आप पढ़ सकते हैं हानि। इसी प्रकार अगर जॉइंट फैमिली है तो उसके लाभ ये हैं कि उसमें भाई बच्चे को ये अकेलापन महसूस नहीं होता है बच्चे के खान पान पे, क्योंकि बच्चे के दादा दादी जो होते हैं कोई भी खिला देता है। अपने जो नॉर्मल संयुक्त परिवार होते हैं उनमें बच्चे खेल भी लेते हैं। काफ़ी जो लाभ हैं आप ये अपने आप लिख सकते हैं। ऐसे ही हानि भी हैं इसकी। और फिर जो आता है एक्सटेंडेड फैमिली, उसके भी इसी प्रकार से हम लाभ हानि और ये लिख सकते हैं। तो जो हमारा तीसरा पॉइंट था दोस्तों वो भी इस प्रकार से हो जाता है फिनिश, रिएक्शन एंड इम्पैक्ट ऑफ डिसेबिलिटी ऑन फैमिली। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नीड्स ऑफ फैमिली एंड काउंसलिंग। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक नीड्स ऑफ फैमिली, जिसमें कोई भी CWSN, स्पेशली अगर बात करें मेंटली रिटार्डेड जो बच्चा हो अगर पैदा हो जाता है, उस परिवार की क्या क्या आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। तो जो नीड्स हैं वो बेसिकली यही होती हैं कि उनको एक स्टेबिलिटी जी इमोशनल जो सपोर्ट है उसकी आवश्यकता होती है। बाकी जब रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चलता है तो उसमें भी काफ़ी खर्चे हो जाते हैं इसलिए उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए। बाकी जो ट्रेनिंग वगैरह है, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर गाइडेंस है कि बच्चे का इलाज कहाँ होगा, क्या जो कंडीशन है, क्या समस्या बच्चे के अंदर है, और जो डॉक्टर्स हैं उनका प्रॉपर गाइडेंस, सही सलाह। क्योंकि जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो विदाउट जो प्रॉपर ट्रीटमेंट, सलाह, गाइडेंस की वजह से ही पिछड़ जाते हैं, इसलिए ये भी नीड्स हैं फैमिली की। फिर जो होती हैं उनका प्रॉपर जो है फॉलो प्रोग्राम भी दिया जाना चाहिए, और बाकी जो उनको जो रिसोर्सेज होते हैं उनसे अवगत करवाना चाहिए। बाकी अगर बात करें और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह हैं उनके जो क्या बेनिफिट्स वगैरह हैं उनको भी नीड्स में शामिल कर सकते हैं अपन। बाकी जो मेन चीज़ है बैरियर फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए, समाज में उनको बराबर दर्जा मिले, कोई हीन भावना से उनको ना देखे। ये सारी चीज़ें आती हैं नीड्स ऑफ फैमिली में। फिर आता है काउंसलिंग, नीड्स ऑफ फैमिली एंड काउंसलिंग। तो ये भी है आपका जो फैमिली का है, इसी में टॉपिक है काउंसलिंग का। तो जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग को आप पढ़ सकते हैं। जो परामर्श है वो सहायता किस प्रकार से दे सकते हैं काउंसलिंग। काउंसलिंग का तात्पर्य यही होता है कि उसको सलाह देना, परामर्श देना, गाइड करना उसको कि किस प्रकार से कहाँ आपको ट्रेनिंग लेनी है, कहाँ आपको क्या करना है, उसको प्रॉपर गाइडेंस देना, यही है। उसको मोटिवेट करना, उसको जो एक्चुअल कंडीशन है उससे अवगत करवाना,
ये सारी चीज़ें काउंसलिंग के अंदर ही आती हैं। बाकी आप पढ़ सकते हैं इसको, स्पीड इसकी कम करके। अब आते हैं, आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, क्या क्या गोल्स होते हैं, काउंसलिंग क्यों की जाती है वो भी आप पढ़ सकते हैं कि भाई जो कोऑर्डिनेशन वगैरह है, सोशल जो संबंध हैं उनमें सुधार आ सके, फैमिली के आंतरिक जो संबंध हैं उनमें सुधार आ सके, उनका बिहेवियर जो है वो चेंज हो सके और उनको मोटिवेट कर सके कि जो कंडीशन है उसको वो अपनाएं और उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करें। फिर आता है परामर्श कौशल। क्या होता है, ये जो सुनना, समझना, क्रिया, उसको जो प्लान बनाना होता है, उसको जो स्वीकृति योजनाएं होती हैं उनमें शामिल करना, ये सारी चीज़ें आती हैं उसी के अंदर। अब आता है फैमिली जो काउंसलिंग होता है उसकी बेनिफिट्स क्या क्या होती हैं, फैमिली काउंसलिंग के बेनिफिट्स क्या क्या रहने वाले हैं। तो इससे जो फैमिली यूनिट्स होती हैं उनकी मैंने जो अंडरलाइन कर रखा है, ये पॉइंट अगर आप याद कर लेते हैं तो पूरा जो सेंटेंस है आप बिल्कुल आसानी से बनाने में सक्षम हो जाएंगे। यानी कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट होता है, इंटर फैमिली और जो इंट्रा फैमिलीज हैं उनका जो रिलेशनशिप है वो भी बढ़ता है, सेल्फ इस्टीम बढ़ता है, हैप्पी हो जाती है, जो फैमिली होते हैं उसमें खुशियाँ आती हैं, उनको मतलब समझ में आने लग जाता है कि कंडीशन है इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, और बाकी मेंटली और जो फिजिकली चेंज भी हो जाते हैं काफ़ी। और एक जो ये लास्ट पॉइंट है, प्री मैरिटल काउंसलिंग हेल्प्स बिल्ड टू सक्सेसफुली फैमिली एंड मैरिज। तो ये सब जो हैं ये फैमिली काउंसलिंग के कुछ बेनिफिट्स हैं। बाकी जो फैमिली का टॉपिक था इसमें नीड्स ऑफ फैमिली एंड काउंसलिंग, ये टॉपिक भी आपका ख़त्म हो जाता है। जो नेक्स्ट है रोल ऑफ फैमिली इन रिहेबिलिटेशन ऑफ PWIDs, तो जो आपका ये टॉपिक है इसको भी हम इसी में कवर कर लेते हैं। अब इसमें जो पूछा गया है फ्रेंड्स वो ये है कि जो परिवार है, फैमिली है, उसका पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी PWID या मेंटल रिटार्डेशन या कोई भी अगर डिसेबिलिटी की बात करें तो जो बच्चा है डिसेबल, उसके रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में परिवार की क्या भूमिका होती है। बाकी जो मैंने नोट्स आपके स्क्रीन के सामने लगा रखे हैं इनको भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी जो मोटा मोटा है मेन चीज़ हो मैं आपको बता ही देता हूँ कि अगर दोस्तों अगर देखिए IP बनाते हैं, हम बेसिक बात करते हैं, IP बनाते हैं, उसकी जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है उसके अंदर माता पिता है, वो एक पेरेंट्स जो वो एक पार्ट होता है, उसका एक मतलब मेंबर कह लीजिए ये होता है, ठीक है। तो अगर कोई भी जो रिहेबिलिटेशन कार्यक्रम चलाया जाता है वो सेंटर बेस्ड होता है या फिर होम बेस्ड होता है, बट जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो हर टाइम बच्चे के साथ नहीं रह सकते हैं। बाकी जो मेन काम करना होता है उसकी प्रैक्टिस करवानी होती है, घर के अंदर का कैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, उसको नए नए एक्सपोजर जो देने होते हैं वो सारे काम फैमिली के ही होते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल इतना टाइम बच्चे के साथ स्पेंड नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो फैमिली है उसका रोल अगर आसान भाषा में आप समझ गए हैं तो बहुत ज़्यादा है। तो बाकी आप इसका पढ़ सकते हैं, जो मैंने आपके सामने नोट्स लगा रखे हैं इनका भी जो सार है वो यही होगा जो मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है दोस्तों, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका आ जाता है फिर साइको सोशल इश्यूज। साइको सोशल इश्यूज में आपका जो आएगा वो पहला टॉपिक रहने वाला है। इसमें जो दोस्तों पूछा गया है कि जो आपका अगर इस नाम से समझ जाते हैं साइको सोशल इश्यूज, जो सामाजिक जो क्या क्या इश्यूज आते हैं उसके बारे में डिस्कस करना है, ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं। तो सबसे पहले जो है एटीट्यूड ऑफ फैमिली, कम्युनिटी, पीयर ग्रुप, टीचर्स, कोवर्कर्स। तो इन सब का जो विकलांग व्यक्ति होता है उनके सापेक्ष उसके संदर्भ में क्या व्यवहार हो जाता है, उन सब चीज़ों की बात करेंगे। तो उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट करता है, अपन सिर्फ पॉइंट्स की बात करेंगे, बाकी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं।
तो सबसे पहले जो परिवार है उसके ऊपर उसका क्या एटीट्यूड हो जाता है वो देख लेते हैं। तो परिवार के ऊपर सामाजिक भी प्रभाव पड़ता है। जो आस पड़ोस वाले होते हैं उनका व्यवहार लोगों का परिवार के सदस्यों के साथ बदल जाता है। उनके कोऑर्डिनेशन में भी समस्या आती है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो आपका विकलांग है, तो आपको हर जगह एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। फिर आप अगर रिहेबिलिटेशन वगैरह करवाते हैं तो आर्थिक रूप से भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो आप आर्थिक रूप से भी कमज़ोर होने लगते हैं। घर के कामों में भी सीधी सी बात है बढ़ोतरी, अगर आपका बच्चा स्पेशल है तो उसके लिए भी एक आदमी की आपको ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है मेंटली आपको इमोशनल प्रभाव पड़ता है। बाकी अगर नेक्स्ट बात करें तो आता है कम्युनिटी का। तो कम्युनिटी का भी एटीट्यूड जो है वो चेंज हो जाता है, जैसे जैसे टाइम बदलता है उनका जो एटीट्यूड है उस फैमिली के साथ वो बदल जाता है। एटीट्यूड यही बदलता है कि भाई जो लोग हैं आस पड़ोसी वो सीधी से बात नहीं करते, उनके बारे में बातें बनाते हैं कि भाई उनके घर में तो ऐसा बच्चा है, ये है वो है, काफ़ी चीज़ें। आप अगर अपने ऊपर सोशल लाइफ में आप, क्योंकि इंसान सामाजिक प्राणी होता है, सबको आपको पता है कि किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, तो इसके अंदर जाने की ज़रूरत इतनी ज़्यादा है नहीं। फिर जो नेक्स्ट आता है वो आता है पीयर ग्रुप, टीचर्स, कोवर्कर्स वगैरह हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो साथ पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, साथ काम करने वाले हैं, तो इनका क्या रोल रहता है, इनके एटीट्यूड में किस प्रकार चेंज आता है, तो ज़्यादा कुछ इसमें भी नहीं है। बाकी आप अगर चाहते हैं कि पढ़ें तो आप पढ़ सकते हैं, मैंने आपके सामने नोट्स खोल दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों मिथ्स, मिसकंसेप्शन एंड सोशल प्रैक्टिसेस। तो बात कर लेते हैं मिथ्स क्या हैं, ठीक है। तो इसका हमारे पास कोई नोट्स वगैरह तो है नहीं, इसको मैं वो आपको वर्बली बता देता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि आप अच्छे से समझ जाएंगे। और अगर इस चीज़ के बारे में आपसे कोई पूछता है तो उसको अच्छे से आप समझा भी पाएंगे। तो मिथ्स ये हैं, पहले के ज़माने में क्या होता था, अगर किसी के घर में विकलांग बच्चा पैदा हो जाता था तो उसको किसी देवी देवता का प्रकोप या किसी का श्राप या फिर ऐसी कोई अन्य बुरी शक्ति का प्रभाव मान लिया जाता था। फिर अगर मान लीजिए ये भी हो जाता था कोई विकलांग जो बच्चा है वो किसी प्रेग्नेंट स्त्री के सामने चला जाए, उसके हाथ लगा दे, ऐसे मतलब बहुत सारे अंधविश्वास थे काफ़ी। अगर आप जो भी जोड़ के आपने सुने हों या फिर आप समझते हैं कि ऐसा होता होगा या आपने किसी से सुना हो, तो वो सारी चीज़ें आएंगी मिथ्स वगैरह में। मिसकंसेप्शन क्या क्या अलग धारणाएं थी, जैसे मैंने बताया कि अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ है उसको किसी विकलांग ने देख लिया तो उसका बच्चा भी विकलांग होने के चांसेस हैं। मतलब जो गलत धारणाएं प्राचीन समय से चली आ रही हैं वो सारी चीज़ें, जो अंधविश्वास हैं, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में आपको कवर करनी है। नेक्स्ट जो है वो है दोस्तों डिफरेंस बिटवीन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड मेंटल इलनेस। दोस्तों ये टॉपिक आपका फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, बाकी इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं वर्बली आपको बता देता हूँ। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है दोस्तों ये एक कंडीशन है। आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो तभी मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आपको ये पता होगा कि ये कंडीशन है। जो मेंटल रिटार्डेशन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ये एक कंडीशन है। और मेंटल इलनेस जो है ये एक बीमारी है। बीमारी सही हो सकती है दोस्तों, जो कंडीशन है हम उसमें सुधार कर सकते हैं बट उसको सही नहीं कर सकते हैं, ये बात याद रखिए। दूसरी बात ये है कि जो मेंटल इलनेस है ये डॉक्टर वगैरह से ठीक हो जाती है और जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है ये ठीक नहीं होती है। बाकी इसमें काफ़ी और पॉइंट्स हैं तो मैं ज़्यादा इसके डीप में नहीं जाने वाला, क्योंकि ये टॉपिक आपका पढ़ा हुआ है। और अगर नहीं भी पढ़ रखा तो आप सीधा गूगल कीजिए और पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको एक दो जो कुछ डिफरेंसेस हैं वो और बता देता हूँ।
दोस्तों जो मेंटल रिटार्डेशन है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, इसका जो मानसिक बुद्धि है इसके साथ संबंध है। बट जो मेंटल इलनेस है ये एक मतलब मेडिकल टर्म है, मेडिकल कंडीशन है। इसका जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, इससे इसके साथ कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है। जो मेंटल रिटार्डेशन है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ये डेवलपमेंटल पीरियड के दौरान ही शो होती है। यानी आपने पढ़ा होगा 0 से जो 18 ईयर्स की है उसी के अंदर होती है। बाकी जो मेंटल इलनेस है वो पूरी ज़िंदगी में कभी भी हो सकती है। और अगर बात करें मेंटल रिटार्डेशन की टाइप्स कुछ होते हैं, तो इनको अपन सिंपल बांट सकते हैं कि ये जो एजुकेबल, कस्टोडियल और ट्रेनेबल जो होते हैं, इसको मैन अपन इनमें बांट सकते हैं। बट जो मेंटल इलनेस होती है उनको क्लासिफाई करें अपन तो डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वगैरह ये सब मेंटल इलनेस के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मेंटल रिटार्डेशन और ये क्या है, तो जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उसका जो प्रीवलेंस रेट होता है दोस्तों वो है 2-3% के आसपास। बट जो मेंटल इलनेस है उसका जो प्रीवलेंस रेट है आज के टाइम में वो 15 से 17% के बीच में होता है। ठीक है। बाकी अगर इनके कला कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अगर किसी में है तो उसको कुछ जर्नल जैसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे छोटा सिर, बहुत बड़ा सिर, स्लेंटी आइज वगैरह हो गई, ड्रेलिंग वगैरह हो रही है, अटेंशन नहीं है, शॉर्ट एंड हाई एंड कोऑर्डिनेशन वगैरह, ये जो बेसिक जो आपने पढ़ा है इन सब से अपन पता लगा सकते हैं। अगर मेंटल इलनेस है तो उसका अगर अपन पता लगाएं तो उसका पता लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहा है, बार बार आत्महत्या करने के ख्याल आते हैं, और मतलब उसका मूड सस्पेक्टेड मूड अगर देखते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, उनसे मेंटल इलनेस का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करें दोस्तों, यूनिट फर्स्ट में जो हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है साइको सोशल इश्यूज, जिसमें एक्सप्लॉयटेशन, जो बाल अपराध जिसको बोलते हैं वो, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अब्यूज, यही 4 टर्म्स हमें दी गई हैं। तो दोस्तों शोषण की बात करें तो वर्बली ही बात करेंगे अपन, शोषण क्या होता है। तो शोषण की अगर सिंपली अगर बात करें तो ये है कि जो भी मानसिक मंद व्यक्ति होते हैं इनका शोषण किस प्रकार से होता है। एक तो तरीका ये होता है कि मान लीजिए इनको अगर आप वोकेशनल सेक्टर में कहीं फिट कर देते हैं या इनको कहीं नौकरी पेशे के ऊपर लगा देते हैं तो इनको तनख्वाह बहुत कम देते हैं। और अगर मैं बिल्कुल ही जैसे यूज होता है तो इनको कम दिमाग वाला समझ के कम पैसे में ज़्यादा काम करवा लेते हैं, ये भी एक शोषण है। दूसरा ये कि जो अगर कोई लड़की मानसिक मंद है तो उसका शारीरिक रूप से भी शोषण किया जाता है। तो इस प्रकार से आप पढ़े लिखे स्पेशल एजुकेटर बनने वाले हैं तो इस विषय के बारे में अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसी प्रकार से बाल अपराध का भी यही सीन है। फिर जो चाइल्ड लेबर आता है उसका आप अगर नोट्स में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी चाइल्ड लेबर का भी कुछ ऐसा ही है, जो बाल मजदूरी होती है, आपने सुना होगा कि 14-15 साल जो 14 के आसपास होता है उससे कम अगर करवाते हैं तो चाइल्ड लेबर होता है। इसके कुछ कारण वगैरह हैं कि क्यों करवाते हैं, वो तो हैं ही हैं। बाकी ये सब नोट्स में पढ़ सकते हैं कौन कौन से कानून वगैरह हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं ही। चाइल्ड अब्यूज़ का भी है आपके सामने कि कैसे चाइल्ड अब्यूज़ होता क्या है। इसमें कुछ जो टाइप्स वगैरह हैं वो आपके सामने दिए गए हैं। फिजिकल अब्यूज़ होता है, ये तो आपको पता ही है, फिजिकल मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और कई बार इमोशनल अब्यूज़ भी हो जाता है, भावनात्मक रूप से। आपको कई बार आपने ये सुना होगा कि
संकट जो भावनात्मक संकट में, अगर धर्म संकट में व्यक्ति फंस जाता है तो उसी को बोलते हैं कि भावनात्मक रूप से भी अगर अब्यूज़ किया जा रहा है किसी को, तो वो भी चाइल्ड अब्यूज़ के अंदर ही आता है। तो इनको आप एक ये सेक्सुअल अब्यूज़ जो है वो फिज़िकल में ही आ जाता है। तो इन सब चीज़ों को आप अगर पढ़ना चाहें तो बिल्कुल इमोशनल अब्यूज़ जो है ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करें तो इन्वॉल्विंग फैमिलीज आ जाता है। पहला है ट्रेनिंग एंड इन्वॉल्विंग फैमिलीज इन रिहेबिलिटेशन प्रोसेस। सॉरी फ्रेंड, इससे पहले एक टॉपिक और बच जाता है जो है राइट्स एंड एडवोकेसी। तो इसके अंदर सिंपल यही होता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या क्या उनके अधिकार हैं। तो अधिकार सिंपल अगर आप जानना चाहते हैं तो सब किसी में दोस्तों जो CWSN होते हैं उनके अधिकार हैं। वो चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स को ले लीजिए, किसी भी जगह एडमिशन को ले लीजिए, कहीं भी ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट कहीं भी ले लीजिए, सरकार ने इनका जो आरक्षित कर रखे हैं, इतनी सीटें हैं, इतनी जगह हैं, सब जगह इनको फ़ायदा मिलता है। अगर इनको कोई एक्सप्लॉयटेशन करता है, इनका पेंशन वगैरह नहीं देता है, किसी भी प्रकार का अगर दुख है तो इनके लिए अधिकार अलग से बने हुए हैं। फिर आता है एडवोकेसी। एडवोकेसी का सिंपल मीनिंग ये होता है कि किसी की सहायता करना, किसी को अवेयर करना। जैसे मान लीजिए एडवोकेट है, तो एडवोकेट क्या करता है, अपनी नॉलेज के बेस पे दूसरे व्यक्तियों की सहायता करता है। इसी प्रकार एडवोकेसी भी यही होती है कि अगर आपको किसी से ज़्यादा नॉलेज है तो आप उस ज्ञान के आधार पर उसको अगर हेल्प करते हैं तो वो एडवोकेसी आती है। सेल्फ एडवोकेसी की अगर बात करते हैं तो सेल्फ एडवोकेसी में भी कुछ इस प्रकार से आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। सेल्फ एडवोकेसी क्या होती है, कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं ये, और किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो सेल्फ एडवोकेसी होती है वो पढ़ सकते हैं। यानी खुद को एम्पावर करने के लिए, खुद के लिए बोलना, वो आ जाता है सेल्फ एडवोकेसी में। फिर आता है ट्रेनिंग एंड इन्वॉल्विंग फैमिलीज इन द रिहेबिलिटेशन प्रोसेस। तो इसमें अगर जो पहली बात करें अपन, सबसे पहले जो बात करेंगे ट्रेनिंग एंड इन्वॉल्विंग फैमिलीज इन रिहेबिलिटेशन प्रोसेस। तो इसके अंदर अगर सबसे पहले देखें ट्रेनिंग की, और जो रिहेबिलिटेशन का कार्यक्रम होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसके अंदर फैमिलीज को कैसे इन्वॉल्व किया जाए, उससे क्या फ़ायदे होंगे, कैसे ट्रेनिंग दी जाए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा नोट्स में दिया गया है, नीड्स ऑफ ए फैमिली पर बात की है, जो हमने बात कर ली है कि क्या क्या नीड्स होती हैं। सेंसिटाइजेशन होता है, मतलब उसको जागरूक करना, उसको नॉलेज, अगर आपने सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम करे हैं तो ये भी आप अच्छे से कर सकते हैं। अब आता है पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो पेरेंट्स होते हैं उनको की समस्याओं को कैसे मैनेज करना है, उनको कैसे एजुकेट करना है और कैसे घर पे रह के ट्रेन करना है, इन सब की जानकारी देते हैं। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो काफ़ी प्रकार के होते हैं। जैसे ये आपका पहला पॉइंट है पेरेंट्स एज ए वॉलंटियर इन सर्विस सेंटर। यहाँ भी माता पिता सीख सकते हैं। जो कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम वगैरह होते हैं, इनमें भी माता पिता सीख सकते हैं। फिर आता है जो ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन जो हेल्प करने वाले कुछ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होते हैं, उनसे भी आप कर सकते हैं कांटेक्ट और ट्रेनिंग ले सकते हैं। और ये इसका फ़ायदा यही है कि अगर आप खुद अगर ट्रेनर हो अपने बच्चों को के लिए, तो उससे ज़्यादा अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अब जो पेरेंट प्रोफेशनल रिलेशनशिप नेक्स्ट टॉपिक है, इसकी अगर बात करें तो ये कैसा होना चाहिए, कैसे बनता है। तो अगर प्रोफेशनल्स की बात करें दोस्तों स्पेशल फील्ड में, तो प्रोफेशनल बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे स्पेशल एजुकेटर से ही शुरू कर देते हैं। स्पेशल एजुकेटर हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, वोकेशनल ट्रेनर हो गया, स्पीच थेरेपिस्ट हो गए, और भी काफ़ी जो लोग हैं, पीडियाट्रिस्ट हो गए। ये सब जो लोग आते हैं ये प्रोफेशनल लोग होते हैं। तो अब बात करनी है कि
पेरेंट्स का प्रोफेशनल लोगों के साथ रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करें, अच्छा कैसे होना चाहिए और कैसा होता है। तो दोस्तों अगर मोटी मोटी बात करें तो यही है कि जो इनके साथ रिलेशनशिप है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं डॉक्टर भगवान होता है। अगर प्रोफेशनल्स के साथ इनका रिश्ता अगर अच्छा नहीं बना तो काफ़ी चीज़ें उनको ट्रेनिंग के अंदर भी वैसे भी अगर मान लीजिए वो नहीं बताते हैं तो भी आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करें दोस्तों, अगला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ पेरेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप। यानी कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं, पेरेंट्स जिनके बच्चे स्पेशल होते हैं उनके कुछ ग्रुप्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं और काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित करते हैं। उस फील्ड के बारे में नई नई नॉलेज जो होती है वो आपस में शेयर करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। तो उसका फॉर्मेशन जो कैसे वो होता है, ये जो आपने अगर CBR पढ़ा है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप करने में, जो पढ़ने में या समझने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। CBR भी वही होता है, कम्युनिटी बेस्ड जो रिहेबिलिटेशन होता है, उसमें भी कम्युनिटी के लोग जो होते हैं वही आपस में एक दूसरों की मदद करते हैं और एक कार्यक्रम बना लेते हैं, प्रोग्राम बना लेते हैं आपस में ही, और ये जो है स्मूथली चलता है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों पेरेंट्स एसोसिएशन। पेरेंट्स अगर एसोसिएशन की बात करें दोस्तों तो पेरेंट्स एसोसिएशन कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनमें जितने भी डिसेबिलिटीज़ वाले पेरेंट्स होते हैं, यानी कहने का मतलब ये है जिन परिवारों में जो CWSN होते हैं उनके अपने आपस में वही है कांटेक्ट होते हैं। कुछ ऐसे समयसाई समूह भी होते हैं जिनमें ये जो पेरेंट्स है ये फ्री में काम करते हैं, एज वॉलेंटरी काम करते हैं। इसी प्रकार जो अभिभावक संघ हैं वो भी यही काम करते हैं। इनमें होता है, इनकी कुछ अगर विशेषताओं की देख लें तो ये जैसे आप देख पा रहे होंगे कि इनमें एकता होती है, एक जैसी रुचि के लोग होते हैं ये, और कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना होता है। बिहेवियर एक दूसरे के लिए समान रखते हैं। ऑब्जेक्टिव ये होती हैं कि जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान आसानी से हो जाता है, क्योंकि अलग अलग डिसेबिलिटी वाले बच्चों के पेरेंट्स का ग्रुप बनाया जाता है जिससे उनके बीच में जो कुछ बातें हैं, ट्रेनिंग वगैरह हैं, कुछ नई नॉलेज हैं वो आपस में शेयर हो सके। बाकी पॉइंट अगर आप पढ़ना चाहें तो नोट्स में पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये कुछ गाइडलाइंस हैं कि क्या कैसे बनाना चाहिए, कितना आकार होना चाहिए, क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, यूनिट फर्स्ट का लास्ट पॉइंट है एम्पावरिंग फैमिलीज। अगर बात करें एम्पावरिंग फैमिलीज़ की, यानी कि जो स्पेशल CWSN बच्चे जो होते हैं जिस फैमिली में होते हैं उनको किस प्रकार से सशक्त किया जाए, वो चाहे मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से हो या फिर फाइनेंशियल रूप से हो, तो सभी प्रकार से हमें देखना है कि उनको कैसे सशक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनके प्रभाव हैं कि मानसिक व्यक्ति अगर घर में है तो इन रिलेशंस पे, जैसे भाई बहन का संबंध है, माता पिता का है, इन सब पे क्या असर पड़ता है वो आपके सामने है स्क्रीन पे। आप आराम से पॉज करके स्पीड कम करके वीडियो की पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो सशक्त कैसे किया जाए, तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें से पहला है बैरियर फ्री इन्वायरमेंट अगर क्रिएट कर देते हैं तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी, और उनको ट्रेनिंग एंड जो एजुकेशन है उनके बच्चे के लिए वो प्रॉपर टाइम पे मिले, सामाजिक सुरक्षा मिले, क्योंकि समाज के जो लोग होते हैं वो गलत बातों को भी बढ़ा चढ़ा के कहने पर उस चीज़ की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, ताकि जो सुनने वाला व्यक्ति है उसको सही माने और उसको प्रायोरिटीज़ में रखे। इसी प्रकार कुछ ऐसे कानून भी बनने चाहिए सज़ा के लिए, जो व्यक्ति या कोई भी उनको अगर परेशान करता है, उनकी तौहीन करता है, तो उनके लिए कड़ी सज़ा का प्रावधान भी होना चाहिए। बाकी ये जो सारी चीज़ें हैं, खेल कूद के मैदान, धार्मिक स्थल, ये सारे एक्सेसिबल हों सभी व्यक्तियों के लिए, कोई भी स्पेशल व्यक्ति भी वहाँ जा सके। बाकी संस्कृति का ज्ञान, मनोरंजन का पूर्ण ध्यान
और जो वोकेशनल लेवल पे अगर इनके रोज़गार की बात करें तो रोज़गार भी इनको दिलाना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर जो सशक्तिकरण कार्यक्रम है उसके अंदर इनके रोज़गार को भी सोचना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार जो आपकी पहली यूनिट है इसके प्रत्येक ईच एंड एवरी टॉपिक मैंने क्लियर किया है। अगर आपका अब भी कुछ रह जाता है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो अच्छी बताइए, बेकार लगी बेकार बताइए, ठीक ठाक लगी तो ठीक ठाक बताइए, बट कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। और अगर आपको काम की जानकारी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान सिर्फ बांटने से ही बढ़ता है। अगली वीडियो तक दोस्तों इस वीडियो को पढ़िए, अच्छे से याद कीजिए, कुछ नया सीखिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।